हमारी आज की कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है। एक वैज्ञानिक और उसकी बेटी वई को दिखाया जाता है। दोनों के चेहरे पर एक अजीब सा निशान है जो उनकी सुंदरता को प्रभावित कर रहा है। यह वैज्ञानिक अपने ही घर में एक गुप्त लैब बनाकर वर्षों से एक महत्वपूर्ण प्रयोग पर काम कर रहा था। इसी दौरान उसकी बेटी वई एक खास फूल की पेंटिंग बना रही थी जिसे क्राप फ्लावर कहा जाता था। उसके पिता उसे बताते हैं कि यह फूल अविश्वसनीय उपचार शक्तियों से भरपूर है और यह केवल वर्षों में एक बार घने जंगलों के बीच में उगता है। वैज्ञानिक ने इसे अपने कई प्रयोगों में उपयोग किया था और अब वह आखिरकार एक ऐसा सीरम बनाने में सफल हो चुका था जिससे वह अपने चेहरे के निशान को मिटा सकता था। उसने एक ऐसा रसायन विकसित किया था जो दो अलग अलग ऊतकों यानी टिश्यूज को आपस में जोड़ सकते थे। उत्साहित होकर वह अपनी त्वचा का एक छोटा टुकड़ा काटता है और उस पर सीरम लगाकर अपने चेहरे पर चिपका लेता है, लेकिन जैसे ही त्वचा जुड़ने लगती है कुछ अप्रत्याशित होता है। उसके जो टिश्यूज होते हैं वो तेजी से बढ़ने लगते हैं और उसका चेहरा धीरे धीरे पूरी तरह से ढकने लगता है। वह घबराहट में इस बढ़ती हुई त्वचा को रोकने की कोशिश करता है। वह अपने होठों को और अपने आंखों के पास कट लगाता है, परंतु हर बार कटने के बावजूद त्वचा अपने आप फिर से जुड़ जाती है। कुछ ही देर में यह प्रक्रिया इतनी बेकाबू हो जाती है कि उसकी पूरी पहचान मिटने लगती है। अब उसका चेहरा एक अजीब बिना विशेषताओं वाला रूप ले चुका था। यह सब देखकर उसकी बेटी वे बुरी तरह से डर जाती है। स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती है और अपने पिता की इस दर्दनाक दशा को देखकर वह और अधिक सहन नहीं कर पाती। अंततः डर और सदमे में आकर वह अपने ही पिता के शरीर में चाकू घोंप देती है जिससे उनकी जान चली जाती है। इस घटना के बाद वे पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने अपने ही पिता को मार दिया था और अब उसकी जिंदगी में कोई भी नहीं बचा था। समय बीतता गया लेकिन वे ने खुद को पढ़ाई में व्यस्त रखा। वह अपने पिता की तरह ही पढ़ाई में बेहद प्रतिभाशाली थी और इसी कारण उसे अमेरिका की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल गई। वह अपने छोटे से होम टाउन को छोड़कर अमेरिका चली गई जहां वह अपनी आंटी के घर रहने वाली थी। आंटी की एक बेटी एंजी भी थी, लेकिन उसे वेई का आना पसंद नहीं था क्योंकि अब उसे अपना कमरा वेई के साथ साझा करना पड़ रहा था। जैसे ही वेई अपने नए कमरे में पहुंचती है वह वहाँ एक छोटा सा मंदिर बना लेती है और उसमें अपने पिता की तस्वीर रखती है और जल्द ही यह स्पष्ट हो जाता है कि वे अपने पिता को ही ईश्वर मानती थी और उनकी पूजा करती थी। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वे के पास उसके पिता के कुछ डायरी और नोट्स हैं। यह देखकर पता चलता है कि वे अभी भी उसी प्रयोग को जारी रखे हुए है जिसकी वजह से उसके पिता की मृत्यु हुई थी। अगले दिन वे पहली बार अपनी यूनिवर्सिटी जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक बेघर व्यक्ति से होती है जिसका चेहरा बेहद विकृत था। वे कुछ क्षणों तक उसे देखती रही। यह आदमी उसे यूनिवर्सिटी का रास्ता दिखाने में मदद करता है जिसके बाद वे वहां से चली जाती है। यूनिवर्सिटी पहुंचने पर प्रोफेसर पूरे गर्व के साथ पूरी क्लास के सामने वे का परिचय कराते हैं। दरअसल उसने प्रवेश परीक्षा में 100% स्कोर किया था और ऐसा कई वर्षों में पहली बार हुआ था। क्लास में खत्म होने के बाद वे साइंस लैब जाती है जहाँ वह कुछ चीजें लेने की कोशिश करती है। इसी दौरान प्रोफेसर उसे देख लेते हैं और पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वही जवाब देती है, मुझे कुछ प्रयोग करने हैं इसलिए मैं यहाँ से कुछ उपकरण लेना चाहती हूँ। प्रोफेसर सख्ती से कहते हैं, इस तरह लैब से चीजें ले जाना अनुमति के बिना संभव नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरी लैब असिस्टेंट बन जाओ तो तुम इन उपकरणों का उपयोग कर सकती हो। वे यह सुनकर थोड़ी सोच में पड़ जाती है और फिर प्रोफेसर से कहती है, मेरे डैड भी एक वैज्ञानिक थे और मैं उनकी रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। यह कहते हुए वे अपनी डायरी प्रोफेसर को दिखाती है जिसमें उसके पिता की रिसर्च के महत्वपूर्ण नोट्स थे। प्रोफेसर डायरी को ध्यान से पढ़ने लगते हैं और इसे देखकर उनके चेहरे पर हैरानी के भाव आ जाते हैं। प्रोफेसर के मन में वे की रिसर्च को लेकर जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। उसके जाने के बाद उन्होंने वे के पिता के बारे में ऑनलाइन सर्च किया और पाया कि वह सच में एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक थे, लेकिन पर्याप्त फंडिंग न मिलने की वजह से वे अपने किसी भी प्रयोग को पूरी तरह से सफल नहीं बना पाए थे। दूसरी तरफ वे की कजिन एंजी के घर उसकी 2 दोस्त आई थीं। तीनों मिलकर वे के कमरे में चली जाती हैं और उसका सामान छीनने लगती हैं। तभी उन्हें वहां कुछ अजीबोगरीब चीजें मिलती हैं। खून से सने कुछ औजार, डरावनी एक्सपेरिमेंटल पिक्चर्स और अनजान प्रयोगों से जुड़ा हुआ अजीब सामान। यह देखकर वे घबरा जाती हैं। अगले दिन वही यूनिवर्सिटी में एंजी को उसकी दोस्तों के साथ बैठा देखती है। यह देखकर उसे अच्छा लगता है क्योंकि वह भी दोस्त बनाना चाहती थी। हिम्मत जुटाकर वह उनके पास जाती है और दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए लंच ऑफर करती है, लेकिन
उसके चेहरे के निशान की वजह से वे असहज महसूस करते हैं। हालांकि कुछ सोचने के बाद वे लंच के लिए हामी भर लेते हैं और सभी रेस्टोरेंट जाते हैं। लेकिन वह कुछ अजीब होता है। जब उन्होंने वेई को एक असामान्य तरीके से खाते हुए देखा तो वे असहज हो गए और अचानक उसे रेस्टोरेंट में अकेला छोड़कर भाग गए। वेई उदास हो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सारा खाना पैक करवाया और बाहर निकलकर उस बेघर व्यक्ति को दे दिया जिससे वह पहले भी मिली थी, जिसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ा हुआ था। आज वेई बहुत उदास थी, इसलिए उसने उस आदमी से बातें की। उसने कहा, मेरे चेहरे पर यह निशान मुझे बदसूरत बना देता है। होमलेस आदमी मुस्कुराते हुए बोला, ऐसा नहीं है, तुम जैसी हो वैसे ही खूबसूरत हो। उसकी बातें सुनकर वेई को थोड़ी राहत मिली। वह अब घर लौटने वाली ही थी कि रास्ते में उसके प्रोफेसर उसे मिल गए। प्रोफेसर ने उसे कार में बैठने का इशारा किया और कहा, मैं तुम्हारी इस रिसर्च को पूरी करने में मदद करूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारी अनुमति चाहिए क्योंकि यह तुम्हारे पिता की रिसर्च थी। यह सुनते ही वेई का चेहरा खुशी से चमक उठा। अब तक किसी ने उसकी मदद नहीं की थी और प्रोफेसर पहले व्यक्ति थे जो उसकी रिसर्च को गंभीरता से ले रहे थे और उसकी मदद कर रहे थे। बिना एक पल गंवाए वेई ने तुरंत हामी भर दी। अगले ही दिन से वे लोग अपने प्रयोग पर काम करना शुरू कर देते हैं। कई दिनों की मेहनत के बावजूद उन्हें सफलता नहीं मिलती। उनकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं और मनचाहा परिणाम नहीं मिलने की वजह से प्रोफेसर निराश होकर इस प्रयोग को बंद करने का फैसला कर लेते हैं। इसी दिन जब वे काफी उदास थी तो एलिस, जो कि एनजे की दोस्त थी, वहां आ जाती है। वह भी लैब असिस्टेंट के लिए आवेदन करने आई थी और प्रोफेसर ने उसकी रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली थी। घर जाते समय वेई के साथ ही चल देती है वह। रास्ते में वह वेई से बीते दिनों की गलतफहमियों के लिए माफी मांगती है और दोनों दोबारा दोस्त बनकर जाती हैं। इसी दौरान एलिस के पास एक पोस्टर था जिसमें उसी फूल की तस्वीर थी जिसे वेई के पिता अपने प्रयोग में इस्तेमाल करते थे। इसे देखते ही वेई के दिमाग में कई विचार दौड़ने लगते हैं। उसे पता चलता है कि यह फूल पास की ही एक प्रदर्शनी में रखी गई है। यह देखकर उसने अपने पिता की वह बात याद आती है कि उनके प्रयोग के लिए इस फूल की मौजूदगी बेहद जरूरी थी। इसी कारण वह ठान लेती है कि वह इस फूल को किसी भी तरह हासिल करेगी। रात होते ही वेई चुपके से एक नजदीकी फार्म हाउस में जाती है और प्रदर्शनी में उस फूल को चुरा लाती है। वह फूल लेकर सीधा साइंस लैब पहुंचती है और तुरंत अपने प्रयोग को दोबारा शुरू कर देती है। इस दौरान प्रोफेसर और एवी, जो कि एनजे की दोस्त थी, पहले से ही लैब में मौजूद होते हैं, लेकिन वे अपने ही काम में व्यस्त रहते हैं जिसे वे अपने प्रयोग के जोश में नोटिस नहीं कर पाती। वे उस फूल से अर्क निकाल कर उसके प्रयोगों में मिलाती है। फिर वह अपने पैर की त्वचा को हल्का सा काटती है और 2 टुकड़ों में बांटकर उन पर सीरम लगाती है। कुछ ही पलों में दोनों टुकड़े आपस में जुड़ जाते हैं। यह देखकर वही हैरान रह जाती है। इसके बाद वह वही सीरम अपनी कटी हुई त्वचा पर लगाती है और अपनी ही त्वचा का टुकड़ा वहां पर रख देती है। कुछ ही समय में नई त्वचा बनने लगती है, यानी त्वचा खुद को पुनः उत्पन्न करने लगती है। प्रोफेसर खिड़की से यह सब देखकर हैरान रह जाते हैं। वे तुरंत एबी को वहां से जाने के लिए कह देते हैं और फिर वेई के पास आकर पूछते हैं, आखिर तुम कर क्या रही हो? वेई प्रोफेसर को समझाने लगती है कि जैसे उस फूल के सीरम ने उनके प्रयोग को सफल बना दिया। अब उनका एक्सपेरिमेंट सही तरीके से काम कर रहा था। जब वो अपने पैर की त्वचा प्रोफेसर को दिखा रही थी तभी एबी ने कुछ गलतफहमी कर ली। जलन और गुस्से में आकर उसने वेई की कुछ अजीब तस्वीरें खींच ली। फिर वह गुस्से में वेई को डांटने लगी और जबरदस्ती उसे वहां से ले गई। वेई अचानक हुई इस घटना से घबरा गई और जल्दबाजी में अपनी नोटबुक लैब में ही छोड़ गई। प्रोफेसर जब उसे देखते हैं तो वे बेहद उत्साहित हो जाते हैं क्योंकि इसमें प्रयोग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां थी। दूसरी ओर एबी ने खींची हुई तस्वीरें वेई की कजिन एनजे को भेज दी थी। तस्वीरें देखते ही एनजे गुस्से में बेकाबू हो गई। गुस्से में उसने वेई के कमरे की चीजों को तोड़ फोड़ दिया। जब वेई अपने कमरे में लौटी और वहां का हाल देखा तो उसे बेहद दुख हुआ, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती एनजे ने अचानक उस पर हमला कर दिया। वही खुद को बचाने की कोशिश करने लगी, लेकिन एनजे पूरी ताकत से उसे मारने पर उतारू थी। खुद को बचाने के लिए वेई ने पास पड़ा एक पेन उठा लिया और एनजे को पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से पेन एनजे की आंख में गहराई तक घुस गया। कुछ ही पलों में एनजे की मौत हो गई। वेई को यकीन नहीं हुआ कि उसने अनजाने में एनजे की मार दिया था। डर और घबराहट में उसने एनजे की लाश को छिपाने के लिए वॉशरूम में ले जाने का फैसला किया, लेकिन तभी उसके दिमाग में खतरनाक विचार आया। उसने धीरे धीरे एनजे की त्वचा को काटना शुरू कर दिया, खासकर उसके चेहरे की पूरी त्वचा निकाल ली। फिर उसने अपने बनाए हुए सीरम को अपने चेहरे पर इंजेक्ट किया और एनजे की पूरी त्वचा को अपने चेहरे पर लगा लिया।
सीरम का प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि वेई का चेहरा पूरी तरह एनजे जैसा दिखने लगा। अब वह हूबहू उसकी तरह दिख रही थी, मानो एनजे की पहचान अब उसकी हो गई हो। किसी काम से बाहर गई एनजे की माँ जब घर लौटी तो उसने वेई को एनजे समझकर गले लगा लिया और प्यार से दुलारने लगी। वेई को यह रास्ता आसान और सुरक्षित लगा। उसने अब अपनी असली पहचान पूरी तरह मिटाने का फैसला कर लिया। सुबह होते ही उसने एनजे कपड़े पहने, उसका हुलिया अपनाया और उसकी जिंदगी जीने लगी। जब वह यूनिवर्सिटी पहुंची तो सबसे पहले एनजे का बॉयफ्रेंड उससे मिला। पहली बार किसी लड़के का इस कदर करीब आना वेई के लिए एक नया और रोमांचक एहसास था। उसे यह एहसास हुआ कि उसकी असली जिंदगी कितनी नीरस और अकेली थी, जबकि एनजे की जिंदगी खुशियों से भरी थी। उसके दोस्त थे, बॉयफ्रेंड था और एक प्यार करने वाली माँ थी। धीरे धीरे वेई पूरी तरह एनजे की जिंदगी में रम गई। वह एनजे के बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर भी चली गई। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे, अचानक वेई के चेहरे से एनजे की त्वचा उतरने लगी। यह दृश्य इतना डरावना था कि एनजे का बॉयफ्रेंड बुरी तरह घबरा गया। वह चीखते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि उसके पीछे एक ढलान थी। बैलेंस बिगड़ने से वह नीचे गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। डरी हुई वेई तेजी से घर लौट आई। अब उसे अपने पिता की नोटबुक चाहिए थी, क्योंकि उसमें शायद यह राज छिपा था कि यह त्वचा हमेशा के लिए अस्थायी कैसे बनाई जा सकती है। लेकिन घर पर खोजने के बाद भी उसे नोटबुक नहीं मिली, क्योंकि वह अब प्रोफेसर के पास थी। हालांकि वेई के पास अब भी थोड़ा सा सीरम बचा था। उसने उसे निकालकर फिर से अपनी त्वचा में इंजेक्ट किया और एनजे की त्वचा दोबारा अपने चेहरे पर चिपका ली। दूसरी ओर प्रोफेसर अब उस रहस्यमयी फूल की तलाश में निकल चुके थे जो इस प्रयोग को पूरी तरह सफल बना सकता था। तभी उन्हें अपने अनुवादक की कॉल आई, जो उनकी नोटबुक को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर रहा था। ट्रांसलेटर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह प्रयोग बेहद खतरनाक है और उसे करना गंभीर जोखिम ला सकता है। उसने प्रोफेसर को चेतावनी दी कि वे इसे तुरंत बंद कर दें, लेकिन प्रोफेसर ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। वही अपने यूनिवर्सिटी के लैब में अपने पिता की पुरानी नोटबुक लेने के लिए जाती है, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं मिलता। परेशान होकर वह प्रोफेसर को कॉल करती है तो प्रोफेसर बताते हैं कि वह नोटबुक अब उसके पास ही है। साथ ही प्रोफेसर ने यह भी साफ कर दिया कि अब वह रिसर्च उनके नाम से पब्लिश होगी। यह सुनकर वेई को गहरा झटका लगता है, लेकिन फिलहाल वह कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए बिना कोई बहस किए वह वहां से चली जाती है। जैसे ही वह यूनिवर्सिटी के बाहर आती है, उसकी नज़र एवी पर पड़ती है। उसे पता चल चुका है कि एवी और प्रोफेसर के बीच नज़दीकियां हैं। गुस्से और धोखे की भावना से भरकर वेई ने एक योजना बनाई। वह एवी से दोस्ताना व्यवहार करते हुए उसे अपने घर आने के लिए इनवाइट करती है। एवी उसकी बात मान लेती है और उसके घर पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही एवी घर के अंदर आती है, वेई का असली चेहरा सामने आ जाता है। गुस्से में वेई उस पर हमला कर देती है। एवी खुद को बचाने की कोशिश करती है और घर के गार्डन तक भाग जाती है, लेकिन वेई ने उसे वहीं पकड़ लिया। क्रोध में अंधी वेई ने एक धारदार औजार का इस्तेमाल करते हुए एवी की जान ले ली। लेकिन उसकी योजना यहीं खत्म नहीं हुई। उसने एवी की पहचान चुराने का फैसला किया। वेई ने एवी के कपड़े पहने, उसके जैसे बाल बनाए और उसकी आवाज और हाव भाव की नकल करनी शुरू कर दी। यहाँ तक कि उसने एवी का फोन भी अपने कब्जे में ले लिया ताकि कोई शक न करे। इस बीच पड़ोसी का कुत्ता इस पूरी घटना को देखकर जोर जोर से भौंकने लगा, जिससे पड़ोसियों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को बुला लिया। जब पुलिस पहुंची तो वेई ने खुद को एवी के रूप में पेश किया, क्योंकि वह हूबहू एवी जैसी लग रही थी। पुलिस ने कोई शक नहीं किया और वहां से चली गई। अब वेई पूरी तरह एवी की पहचान अपना चुकी थी। सुबह होते ही वह एवी के रूप में यूनिवर्सिटी पहुंची। वहां हर कोई उसे देखकर खुश हो गया, क्योंकि एवी एक लोकप्रिय छात्रा थी। वेई को देखकर अजीब संतुष्टि महसूस हुई कि अब लोग उसे उसी तरह सम्मान दे रहे थे, लेकिन उसकी असली योजना अभी बाकी थी। वह प्रोफेसर के घर पहुंची, क्योंकि उसे पता था कि वहां उसके पिता की नोटबुक हो सकती है। प्रोफेसर को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके सामने असली एवी नहीं बल्कि वेई थी, इसलिए उन्होंने उसे अंदर आने दिया। वेई ने पूरे घर में नोटबुक ढूंढी, लेकिन उसे वह कहीं नहीं मिली। गुस्से में वह वहां से लौट आई। रात के अंधेरे में उसने सबसे पहले अपने किए गए दोनों मर्डर को छुपाया। एनजी और एवी की बॉडी को पूल में फेंकने के बाद उसने उनके मोबाइल चेक किए। वहीं उसे अपनी और प्रोफेसर की वह तस्वीर मिली, जिनका इस्तेमाल करके एवी उसे बदनाम करना चाहती थी। अब उसने वही तस्वीरें प्रोफेसर के खिलाफ इस्तेमाल की और अथॉरिटी को ईमेल कर दिया। जैसे ही अथॉरिटीज को पता चलता है कि प्रोफेसर अपने फायदे के लिए लड़कियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने तुरंत उसे गिरफ्तार करवा दिया। लेकिन प्रोफेसर की ऊंची पहुंच के चलते
अगले ही दिन वह बेल पर छूट गया। घर लौटते ही उसने वही एक्सपेरिमेंट शुरू किया जो असल में वेई के पिता का था। स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया को फॉलो करते हुए आखिरकार उसने भी सीरम तैयार कर लिया और 2 अलग अलग स्किन टिश्यूज को जोड़ने का प्रयास किया। केमिकल की वजह से वे टिश्यूज आपस में जुड़ गए, यानी उनका एक्सपेरिमेंट सफल हो गया। इस कामयाबी पर प्रोफेसर की खुशी का ठिकाना न रहा। इसी दौरान हम देखते हैं कि वेई यानी एवी वहां आ जाती है। असल में एवी की शक्ल में वेई लौट आई थी, जिसे देखकर प्रोफेसर और भी ज़्यादा उत्साहित हो गया। वह जैसे ही लिविंग रूम में बैठकर खुद के लिए कुछ खाने पीने लेने चला गया, लेकिन वेई को वहाँ सिर्फ अपनी नोटबुक चाहिए थी। प्रोफेसर के जाते ही उसने अपनी नोटबुक ढूंढनी शुरू की। तभी उसकी नज़र हाल ही में तैयार किए गए सीरम पर पड़ी। वह सीरम लेकर तुरंत वहाँ से भाग गई। जब प्रोफेसर लौटा तो उसे शक हुआ। उसने जैसे ही अपना कैबिनेट खोला तो पाया कि उसका बनाया हुआ सीरम गायब था। रात में जब वेई अपने असली रूप में घर पर थी तभी एलिस वहां आई। उसने वेई को बताया कि उनकी दोनों दोस्त रहस्यमय तरीके से गायब हो गई हैं और इस बात से वह बेहद परेशान थी। वेई ने उसे दिलासा दिलाया और गले लगाया। एलिस को पानी पीना था, इसलिए उसने फ्रिज खोला, लेकिन जैसे उसने अंदर झांका उसकी आंखें फटी रह गई। फ्रिज में उसकी दोनों दोस्तों के कटे हुए शरीर के हिस्से जमा हुए थे। यह देखकर वह बुरी तरह घबरा गई और चीख पड़ी। इससे पहले कि कोई उसकी चीख सुन पाता या वह किसी को बता पाती, वेई ने क्लेन ट्रैप से उसका मुंह दबाया और दम घोंट कर उसका भी मर्डर कर दिया। वह अभी एलिस की बॉडी को छुपा भी नहीं पाई थी कि अचानक दरवाजे की घंटी बज जाती है। बाहर प्रोफेसर खड़ा था। जब उसने दरवाजा खुला पाया तो बिना कोई देर किए वह अंदर आ गया। अंदर वेई एक अजीब अंदाज में बैठी थी। जैसे ही प्रोफेसर अंदर आया वह ठहाके लगाकर हंसने लगी। उसकी यह हरकत देखकर प्रोफेसर भी थोड़ा असहज महसूस करने लगा, लेकिन जब वेई ने उसके एक्सपेरिमेंट की सफलता पर उसे बधाई दी तो प्रोफेसर संतुष्ट हो गया। लेकिन तभी वेई का चेहरा गुस्से से भर आया। उसने तीखे लहजे में कहा, यह तुम्हारा नहीं मेरे डैड का एक्सपेरिमेंट था। प्रोफेसर ने उसकी बातों को नज़रअंदाज किया और सीरम लेने के लिए फ्रिज की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने फ्रिज का दरवाजा खोला उसके होश उड़ गए। अंदर 2 कटी फटी लाशें पड़ी थी। यह देखकर प्रोफेसर बुरी तरह घबरा गया और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह कुछ समझ पाता इससे पहले ही वेई ने चालाकी दिखाया। उसने एक बेहोश करने वाला इंजेक्शन निकाला और प्रोफेसर के गले में गाड़ दिया। कुछ ही पलों में प्रोफेसर बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने आंखें खोली तो जो देखा उससे वह चीख पड़ा। उसकी पूरी बॉडी की स्किन वेई ने उतार दी थी। अब वेई उसके जिस्म पर वही सीरम लगा रही थी जिससे उसने अभी अभी तैयार किया था। फिर उसने एक स्किन का टुकड़ा प्रोफेसर के शरीर पर रख दिया। कुछ ही पलों में वह स्किन बढ़ने लगी, ठीक वैसे ही जैसे मूवी की शुरुआत में वेई के डैड के चेहरे पर बढ़ रही थी। प्रोफेसर का पूरा शरीर धीरे धीरे स्किन से ढकने लगा। वेई ने उसके मुंह में एक एक्स्ट्रा डाल दी ताकि वह सांस ले सके, लेकिन जैसे स्किन तेजी से बढ़ी उसने पूरा मुंह भी ढक दिया। दम घुटने की वजह से प्रोफेसर तड़पने लगा। कुछ ही मिनटों में उसकी जान निकल गई, लेकिन उसकी भयानक चीखों को किसी ने सुन लिया था। उसका पड़ोसी ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। जैसे ही पुलिस वहां पहुंची वेई घबरा गई। उससे पता था कि अब वह पकड़ी जाएगी। वह फौरन वहां से भाग निकली। पुलिस ने उसे भागते हुए देख लिया और उसका पीछा करने लगी। भागते भागते वेई उसी होमलेस आदमी के पास पहुंची जिसने हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था। उसने उस आदमी से मदद मांगी। चूंकि वेई पहले भी उसकी मदद कर चुकी थी इसलिए उसने बिना सवाल किए उसे अपनी चादर में छिपा लिया। पुलिस वहां आई लेकिन वेई को खोज नहीं पाई। वेई ने राहत की सांस ली और जमीन पर बैठ गई, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। उसके पास रखा सीरम अचानक टूट गया। सीरम के केमिकल ने तुरंत असर दिखाना शुरू कर दिया। होमलेस आदमी और वेई के शरीर के टिश्यूज आपस में मर्ज होने लगे। उनका बॉडी एक दूसरे से फ्यूज होने लगा। वे दर्द से चीख पड़े, लेकिन यह प्रक्रिया नहीं रुकी। कुछ ही पलों में दोनों मिलकर एक अजीब और भयानक मास्टर में बदल गए। अब वेई के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वह वहीं बैठी रही एक राक्षसी रूप में अपनी किस्मत को कोसती हुई। तभी उसने देखा उसकी आंटी वहां पहुंची थी अपनी बेटी एनजे को खोजते हुए। वेई चाहकर भी कुछ नहीं कर सकी। वह अपनी आंटी को यह नहीं बता पाई कि एनजे अब इस दुनिया में नहीं रही। और यही दिखाते हुए यह डरावनी कहानी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी, यह वीडियो आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।